वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मस्ट डू असाइनमेंट। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कटा हुआ सिलेबस है और जो सिलेबस आ रहा है वो ऊपर लिखा हुआ है, एक बार इसे देख लीजिएगा। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं चुंबक। अब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं। चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे जैसे पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है ना। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तर ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव, है ना। नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं हर एक चुंबक के। नेक्स्ट देखो, समान ध्रुव क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। और जो विपरीत ध्रुव होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। आप देखो, ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आएंगे और चिपक जाएंगे। नीचे देखिए, यहाँ पर देखो, ये क्या है? दोनों दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, है ना, प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। ये नॉर्थ देखिए, ये दोनों क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये भी दूर दूर जा रहे हैं, है ना। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो समान ध्रुव हैं ये प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विपरीत ध्रुव है ये आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। देखिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र या वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का पता लगाया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो देखो, ये जैसे चुंबक है, इसके आसपास आप जितना भी एरिया देख रहे हो, जितना भी क्षेत्र देख रहे हो जहाँ पर चुंबक का प्रभाव आपको महसूस होता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हम दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मदद से। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके जो गुण हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब चुंबक अगर कहीं रखी है तो आपको ये रेखाएं दिखाई तो नहीं देंगी, है ना, तो इसीलिए कहा है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबक के बाहर की ओर तो क्या होती हैं? ये होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं कहाँ? बाहर की तरफ। अगर हम देखें, देखो यहाँ ये क्या है? ये वाला इधर देखो, ये उत्तरी ध्रुव है। अब देख रहे हो आप, उत्तरी ध्रुव से निकल के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ रही हैं। तो बाहर की तरफ दिशा यही रहती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। और भीतर की तरफ क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ आती हैं ये। ठीक है ना। तीसरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर अधिक प्रबल होती हैं क्योंकि वहाँ क्या होती हैं? वो पास पास होती हैं। अब आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो ध्रुव है, ये ध्रुवों के पास आप देख रहे हो कितनी सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इस जगह, बहुत अधिक है। ये बिल्कुल पास पास है, देखो ये, है ना, ऐसे चिपकी हुई हैं बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ बहुत प्रबल होती हैं। और अगर आप दूर देखो तो दूर में क्या है? ये दूर दूर है ना। अगर चुंबक से आप जितनी दूर जाते रहोगे उतना क्या होगा? ये इसकी जो प्रबलता है वो कम होती रहेगी। नेक्स्ट देखिए, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी दिया है और इसका कारण भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्यों दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो देखो, ये इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि देखो, अगर ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, मान लीजिए ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस पॉइंट पर ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी। और दो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होती। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, है ना। तो यही आप यहाँ पर लिख दोगे, यही यहाँ पूरा बता रखा है। देखो, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको कोई 3 गुण लिखने हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखो, यहाँ ये 4 लिखे हुए हैं ना गुण, आप यहाँ पे कोई भी 3 लिख देना। ठीक है, कोई भी 3 लिख देना। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट वन। देखो दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करें। तो परिभाषित जब आपको करना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, तो आप क्या करोगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना। तो यही आप लिख दोगे, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं।
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? तो ये आंसर है, ये रहा आंसर नंबर 2 सेकंड पार्ट, है ना, ये रहा। देखिए, विद्युत धारावाही सीधे चालक या एक वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती हैं, ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखो, अगर आपके पास एक सीधा चालक है ना, और इसमें अगर आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार बनेंगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके चारों ओर आप संकेंद्रित वृत्त बना लोगे, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स, इस तरह आप सर्कल बना लोगे, है ना। और यही क्या है, यही है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और इनमें आप दिशा भी दिखा दोगे कि भाई किस दिशा में जा रही होगी, है ना। यहाँ पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी दिशा अगर आपको दर्शानी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम इस्तेमाल करोगे। एक बार समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और किस तरह से हम इससे दिशा निकालते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाले चालक को पकड़े हुए हैं। यदि अंगूठा धारा की दिशा की ओर इशारा कर रहा है तो चालक के चारों ओर लिपटी आपकी जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो देखो, जैसे अब ये नीचे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित की गई है इस चालक में, तो आप क्या करोगे, ये जो सीधा तार है इसको आप इस तरह मतलब आप इसको इस तरह से आप कल्पना कीजिए कि आपने इसे हाथ में पकड़ रखा है चालक को, है ना, और अपना अंगूठा उस ओर खोलें जिस तरफ जो विद्युत धारा है वो जा रही है। अब यहाँ देखो, नीचे की तरफ विद्युत धारा जा रही है, तो आपने अंगूठा नीचे की तरफ खोला है ना, और सीधे हाथ में पकड़ा है आपने ये जो चालक है उसे। अब देखो, जिस तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये उंगलियां रैप हो रही हैं, आपकी उंगलियां जिस प्रकार से लिपटी हुई हैं इसके चारों ओर चालक के, वही दिशा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। आप देख रहे हो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिपटी हुई है ना उंगलियां, है ना, तो देखो यही यहाँ पे दिशा है ना। इसी तरह आप यहाँ दिशा बता दोगे, तो ये क्या है, घड़ी की सुई की दिशा। आप देख रहे हो यहाँ इस ये वाली दिशा बताई ना मैंने, तो क्या है, ये घड़ी की सुई की दिशा है ना। अगर यही उल्टी हो जाती तो घड़ी की सुई से विपरीत दिशा होती, ऐसी दिशा भी हो सकती है ना, ये वाली दिशा भी हो सकती है ना। ये क्या है, घड़ी की सुई से विपरीत दिशा है ये। और ये तब होती है जब विद्युत धारा जो है वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हो एक चालक में। अब देखो, यही आप क्या करोगे, ये तो आपने सीधे चालक में बता दिया कि किस तरह से दिशा होगी और किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। अगर आपके पास एक वृत्ताकार लूप हो, मान लीजिए इस तरह से आपके पास एक लूप है, तो क्या करेंगे आप देखो, ये दो पॉइंट देखिए, मान लीजिए ये P है, ये पॉइंट है Q, ठीक है। तो आप इन दो पॉइंट पर क्या करो, इस पॉइंट पे देखो, ये एक छोटा सा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हल्के से सीधे तार की तरह ही तो है इतना हिस्सा, है ना। तो इसके चारों तरफ आप क्या बना लो, इस तरह से वृत्त बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए। इसी तरह यहाँ भी आप सर्कल बना लीजिए, है ना। ये तो हो गई चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब इसकी दिशा क्या होगी, देखो, अगर मान लीजिए इस तरह से करंट जा रहा है, ये अगर दिशा है करंट की, तो यहाँ क्या होगी, दिशा ऊपर की ओर होगी, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह ये ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर अगर होगी तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम इस्तेमाल कीजिए। किस तरफ जाएगी दिशा, मैंने अभी बताया था, घड़ी से विपरीत दिशा में जाएगी, है ना। तो विपरीत दिशा मतलब कुछ इस तरह से, है ना, ये वाली दिशा होगी। तो आप बना लीजिए, ये कुछ इस तरफ जाएगी, है ना, ऐसे। अब यहाँ क्यू में बना लीजिए, क्यू क्या है, यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है ना करंट, यहाँ से देखिए नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, घड़ी की जो सुई है उसकी दिशा में ही यहाँ पर आप बनाओगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। तो आप यहाँ बना लीजिए, है ना, यहाँ पे इस तरह से, इधर भी ये पूरा इस तरह बन जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वृत्ताकार लूप के अंदर। अब देखो क्वेश्चंस, एक सीधे चालक या गोलाकार लूप में विद्युत धारा बढ़ाने पर उसकी चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंड पॉइंट है ना। तो यहाँ लिखा है कि अगर एक सीधा चालक है या एक गोलाकार लूप है, अगर आप उसमें विद्युत धारा बढ़ाओगे, है ना, अगर आपने आई बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया, तो जो चुंबकीय शक्ति है उसकी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताएं, 2 नंबर का है। तो आप यहाँ पे ये जो पूरा नियम है ये आप लिख देंगे। अगला देखिए,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? देखो, बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जो तर्जनी, जो मध्य उंगली है और जो अंगूठा है, इसको आप इस तरह से फैलाएं कि एक दूसरे से लंबवत हो, है ना, 90 डिग्री के एंगल पर हो, 90 डिग्री के कोण पर हो। देखो ये 90 डिग्री पर ही है ना, ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री पर होगा। तो इस तरह से आपको अपनी तर्जनी उंगली, अपनी मध्य उंगली और अपना अंगूठा फैला लेना है। ठीक है, पहले हम बाएं हाथ का नियम पढ़ रहे हैं, तो बाएं हाथ के साथ पहले आप इस तरह करेंगे। अब जो आपकी तर्जनी उंगली है, मतलब ये वाली उंगली, ये आपको क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको इंगित करेगी है। जो मध्य उंगली है ये वाली, ये विद्युत धारा को इंगित करेगी। और जो अंगूठा है फाइनली, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि बल की क्या दिशा है, चालक पे जो भी बल लग रहा होगा उसकी दिशा या उसकी गति की दिशा क्या है, ये आपको अंगूठा बता देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? याद करें, ये जो मिडल वाली, ये जो आपकी उंगली है, जो मध्य उंगली है, ये विद्युत धारा को दर्शाएगी। जो ये वाली उंगली है, तर्जनी उंगली, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। और ये दोनों आपको पता है तो आप इससे बल निकाल सकते हो कि चालक पे बल किस ओर लग रहा होगा। ठीक है ना, ये आप यूज़ करते हो मोटर में, है ना, मोटर का जो सिद्धांत है उसमें आप बल निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हो। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम देखिए, इसमें आप क्या करते हो? लेफ्ट हैंड की जगह अपना राइट हैंड, जो सीधा हाथ है, उसको आप इस तरह फैलाते हो कि तर्जनी उंगली, मध्य उंगली और जो अंगूठा है ये 90 डिग्री के कोण पर हो, मतलब ये लंबवत हो एक दूसरे के। अब यहाँ पर भी देखो, जो तर्जनी उंगली है, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। जो अंगूठा है ये आपको गति बताएगा बल की। अब ये जो उंगली है, जो मध्य उंगली है, अब ये यहाँ बताती है कि विद्युत धारा जो प्रेरित हुई है वो किस दिशा में विद्युत धारा प्रेरित हुई होगी। ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है कहाँ? ये जनरेटर में इस्तेमाल होता है। जहाँ भी आप देखो कि चुंबक का इस्तेमाल कर कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करोगे? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। और जहाँ पर पहले से आपको विद्युत धारा की जो है दिशा बता रखी हो और विद्युत धारा की मदद से बल वहाँ पर जो है लग रहा हो, है ना, बल वहाँ पे उत्पन्न हो रहा हो, तो वहाँ पर आप लगाओगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताएं। तो आप यहाँ ये ऊपर पूरा लिखा हुआ है ना, इसे आप लिख देंगे। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम बताए तो आप यहाँ पर ये लिख दोगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कुंडली या परिनालिका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर साल इसमें से पूछा जाता है इस टॉपिक में से, तो ज़रूर आप ये पढ़ के जाइए। अब परिनालिका क्या है? एक कुंडली जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तार के कई वृत्ताकार फेरे होते हैं, है ना, या फेर होते हैं, वो क्या है? वो परिनालिका कहलाती है। तो देखो, एक तांबे का मैंने तार ले लिया, है ना, और उसको अगर इस तरह मैं लपेटती चली गई, उसके इस तरह वृत्ताकार फेर बनाती चली गई, और इसको मैंने यहाँ बैटरी से फिर कनेक्ट पूरा कर दिया, ये क्या बन गया? ये हमारे पास ये जो पूरी कुंडली है ये हो गई परिनालिका। ठीक है, जैसे आप यहाँ चित्र में देख भी पा रहे हैं, इसका चित्र बनाने के लिए आ सकता है पेपर में। अब देखो, धारावाही कुंडली या परिनालिका के कारण क्षेत्र, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनेगा। तो परिनालिका का जो एक सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और जो दूसरा है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है ना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये क्या है? ये इधर देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला, है ना, ये आप देख रहे हो साउथ लिखा है यहाँ पे, है ना, एस लिखा है यहाँ। तो एस क्या है? ये है दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे आपके पास जब चुंबक थी, चुंबक का भी क्या होता है? जो एक सिरा है वो कैसे होता है? एक सिरा दक्षिण ध्रुव होता है और एक क्या होता है? एक होता है उत्तरी ध्रुव, है ना। तो यहाँ भी परिनालिका में भी ऐसे ही होता है। एक ध्रुव क्या होता है? एक ध्रुव तो होता है दक्षिणी ध्रुव, जैसे यहाँ पे ये वाला दक्षिणी ध्रुव है ना। और जो दूसरा वाला ध्रुव है, ये वाला, ये क्या है? ये है उत्तरी ध्रुव। और जैसे चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की तरफ जाती हैं बाहर की ओर, है ना, वैसे ही इसमें भी होगा। देखो, यहाँ नॉर्थ से ही निकल रही हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और साउथ में जा रही हैं। अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं, वही यहाँ पर भी हो रहा है ना। याद रखिए, जब आप बैटरी बनाएंगे, देखो आपने जैसे ऐसे बैटरी बनाई, है ना, और ये परिनालिका बना दी,
तो ये देखो, तो ये जो बैटरी है, एक बार बना देती हूँ मैं दोबारा। ये देखो, ये जो बैटरी है, बैटरी का जिस तरफ आप प्लस वाला टर्मिनल लगाओगे वो वाला टर्मिनल साउथ होगा, मतलब दक्षिणी ध्रुव होगा वो। और जो दूसरा है एन से नेगेटिव है ना, तो एन से ही क्या होगा, एन से नॉर्थ पोल, मतलब ये क्या है, ये होगा उत्तरी ध्रुव। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं एक बार। एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता है, एक तो विद्युत धारा की मात्रा पर निर्भर करती है, मतलब अगर आप करंट को बढ़ा दोगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा, घुमावों की संख्या, अगर ये आपने जो घुमावों की संख्या बढ़ा दी, मान लीजिए पहले आपने सिर्फ ये 2 बार या 3 बार घुमाया है ना, इतने ही घुमाव है, और बाद में आपने ये घुमाव बढ़ा दिए, तो इस वाले केस में जिसमें घुमाव ज़्यादा है वहाँ पर प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ज़्यादा होगी। ठीक है। उपयोग देखिए, परिनालिका का उपयोग नर्म लोहे जैसी सामग्री को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको कोई सामग्री है, जैसे नर्म लोहा है, अगर आपको उसे चुंबक में तब्दील करना है तो आप परिनालिका का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं, परिनालिका क्या है। तो देखो परिनालिका क्या है, सबसे ऊपर ही दे रखा है ये रहा, ये आप आंसर लिख दोगे, आंसर नंबर 7। हम परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये 2 यहाँ पे कारक दिए हुए हैं ना, तो आप यही लिख दोगे यहाँ पे आंसर नंबर 7। विद्युत धारा को बढ़ाकर, विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाकर लिखोगे है ना, ये बढ़ाकर, या फिर घुमावों की संख्या ये भी बढ़ाकर। इन दोनों चीज़ों को अगर आपने बढ़ा दिया तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर क्या होती है। विद्युत मोटर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार आने के बहुत चांसेस हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि जो ऊर्जा का परिवर्तन है वो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, अब देखो ये आपको डायग्राम भी, ये जो चित्र है ये आपको आना चाहिए, पूरा नामांकन आना चाहिए इसका। अब विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, देखो ये एक तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे चलती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, है ना। और क्या होता है यहाँ पर, अब आप यहाँ देख रहे हो, जब यहाँ से इस कुंडली से हम करंट पास करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं, और ये कुंडली क्या है, लंबवत रखी हुई है चुंबक के बीच में, तो इस कुंडली पे क्या लगता है, इस कुंडली पे बल लगता है ना। और वो बल की जो दिशा है वो हम किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं फ्लेमिंग बाय हाथ के नियम से, है ना। तो ये आप पूरा, यही क्या है, ये पूरा सिद्धांत है, और ये पूरा सिद्धांत आप यहाँ लिख दोगे जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर के मुख्य भाग के कार्य। तो मुख्य भाग देखिए क्या क्या है इसके, एक तो आयताकार कुंडली, ये पूरी ये कुंडली, ये जो तार है इसी को बोला है आयताकार कुंडली। ये क्या है, ये लंबवत रखी होती है चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। और क्या होता है, ये परस्पर, यहाँ पर क्या होता है, परस्पर विपरीत दिशा में समान बल का अनुभव होता है इस आयताकार कुंडली पर। ब्रश देखो यहाँ पे ये एक्स और वाई ब्रश लगे हुए हैं, है ना। ब्रश देखो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये एक्स ब्रश है मान लीजिए, ये वाई ब्रश है यहाँ पर, है ना। और ये यहाँ इस तरह बैटरी से लगे होते हैं, ये की है। अब देखो, और बीच में ये क्या होता है, ये विभक्त वलय होते हैं बीच में, और फिर ये यहाँ पे इस तरह एक्सेल लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो ब्रश का क्या काम है, ये जो यहाँ पे विभक्त वलय है इससे हम डायरेक्ट तार नहीं बांध सकते, अगर हम ऐसे ही जोड़ देंगे तो विभक्त वलय हिल ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पे आपको पता है जो स्प्लिट रिंग है, जो विभक्त वलय हैं, इनको घूमना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रश लगाते हैं। तो क्या होता है, ब्रश इससे टच भी हो रहे हैं, तो टच होने की वजह से क्या होता है, जितना यहाँ पे ये विद्युत धारा है ये सीधा स्प्लिट रिंग में, मतलब विभक्त वलय में चली जाती है। तो ये ब्रश क्या काम करते हैं, बैटरी से जो विद्युत धारा आ रही है उसे स्प्लिट रिंग में पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब विभक्त वलय में विद्युत धारा को पहुंचाने का काम ब्रश करते हैं। स्प्लिट रिंग देखो, स्प्लिट रिंग मतलब विभक्त वलय, ये क्या करती है, ये हर आधे चक्कर के बाद ब्रश से कुंडल में धारा की दिशा को उलट देने का काम करती है। तो देखो क्या होता है, अभी यहाँ पे ए बी में ऊपर की तरफ विद्युत धारा जा रही है और सी डी में नीचे की तरफ जा रही है।
अब जब आधा चक्कर होगा, आधे चक्कर के बाद सी यहाँ आ जाता है ना, ये जब ऐसे चक्कर खाएगा तो सी इधर आ जाएगा और डी जो है वो इधर आ जाएगा, है ना, और यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। तो देखो सी डी में पहले नीचे की तरफ जो करंट जा रहा था, अब क्या होना चाहिए, अब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना। और ऊपर की तरफ ले आने का काम कौन करता है, ये जो करंट की दिशा है बदलने का काम कौन करता है, ये करते हैं विभक्त वलय। ठीक है, एक बार मैं आपको ये पूरा मिटा कर और एक बार बता देती हूँ कि पूरा काम होता कैसे है, ये जो मोटर है चलती कैसे है, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ए बी है, ए बी यहाँ पर है, यहाँ पे इस तरह से इसमें विद्युत धारा जा रही है ना। अब देखो विद्युत धारा इस प्रकार जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ओर जा रही हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ऐसे जा रही है ना, नॉर्थ से निकल के। तो अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ तो उल्टे से सीधे हाथ पे ये क्या जा रही हैं, ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इसको बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, खैर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो करंट है वो क्या जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो जब आप लगाओगे यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो आप ये पाओगे कि जो बल है वो नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बल जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। यहीं सीडी में जब आप देखोगे, सीडी में देखो इसी तरफ जा रही हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, करंट नीचे की तरफ जा रहा है ना, मतलब सी से डी की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा होगा ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ जो बल लग रहा है ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब देखो ए बी पे बल नीचे की तरफ लग रहा है, सी डी पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या होगा, ए बी इस तरह नीचे की तरफ खिंचता रहेगा ना बल की वजह से, और सी डी ऊपर की तरफ खिंचता रहेगा, और इस खिंचाव की वजह से ये क्या होते हैं, ये टर्न हो जाते हैं, ये घूम जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार फिर क्या होता है, फिर जो विभक्त वलय है वो दिशा को बदल देता है करंट की, इस वजह से ये जो घुमाव है जो पूरा है ये चलता जाता है और चलता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विद्युत मोटर के कार्य करने का सिद्धांत लिखिए, तो आप यहाँ पे सिद्धांत लिख देंगे। ठीक है, आंसर नंबर 8 विद्युत मोटर के ये जो आप यहाँ देख रहे हो मुख्य भाग, इनके आपको कार्य लिखने हैं। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आयताकार कुंडली यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कार्य, ब्रश यहाँ लिखा है इसका कार्य, स्प्लिट रिंग यहाँ लिखा है इसका कार्य, मैंने अभी समझाया है ना। आंसर नंबर 9 हो गया ये। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई भी बोलते हैं। क्या होता है ये, देखो बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कुंडली में प्रेरित धारा के उत्पादन की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप क्या कहते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है ये, देखो अगर आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बदलते रहो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अगर आप बदल रहे हो तो उस बदलाव के कारण कुंडली में जो भी करंट प्रोड्यूस होता है, जो भी विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसी को बोलते हैं, इसी पूरे उत्पादन की घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे कि मान लीजिए ये एक कुंडली है, ठीक है, और देखो यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ एक चुंबक रखते हैं, चुंबक को अंदर भी ले जा सकते हैं हम, बाहर भी ले जा सकते हैं हम। अब अंदर और बाहर ले जाने की वजह से यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें तो लगातार बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव की वजह से क्या होता है, ये जो कुंडली है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब देखो बैटरी यहाँ नहीं लगाई थी तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हुई, इस चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से, जो हम चुंबक को अंदर बाहर कर रहे हैं ना, इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है ना। और यहाँ पे जो पहले 0 पर गैल्वेनोमीटर की सुई होती है ये थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखाती है, ये थोड़ा मुड़ जाती है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आपको प्रेरित धारा की दिशा बतानी है तो आप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ दाहिने हाथ का नियम इस्तेमाल करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ आंसर यहाँ लिख दीजिएगा, आंसर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रमेश सर अपनी कक्षा में प्रायोगिक व्यवस्था के साथ एक प्रयोग दिखा रहे थे, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। इस व्यवस्था के द्वारा वह स्थिर कुंडली से चुंबक को अंदर और बाहर ले जा सकते हैं। तो देखो
कुछ इस तरह से इन्होंने व्यवस्था करी है कि यहाँ पर एक कुंडली है ना, और इसको स्थिर रखा गया है, ये स्थिर रखी हुई है, ठीक है, और चुंबक को लगातार अंदर और बाहर ले आया यहाँ जा सकता है। अब हमें देखो ये बताना है वह कौन सा सिद्धांत है जिसे रमेश सर प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो पूरा यहाँ पे एक बार आंसर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रमेश सर चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसे प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जब चुंबक अंदर और बाहर आएगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा और उसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना। आप यहाँ देख भी सकते हो जी जो है कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, विक्षेपण दिखा रहा है ना ये। देखिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जब चुंबक को कुंडली के मध्य से अंदर और बाहर घुमाना शुरू कर देंगे तो क्या देखा जाएगा। यहाँ पे आप घुमाना कर लीजिएगा, है ना, घुमाना शुरू करेंगे तो क्या देखा जाएगा, इस अवलोकन के पीछे का कारण क्या है। अब देखो जब हम अंदर की तरफ लेकर जाएंगे या बाहर की तरफ लेकर आएंगे चुंबक को तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि एक विक्षेपण आएगा और एक क्या होगा, विद्युत धारा वहाँ पर प्रेरित होगी, है ना। तो यही लिखोगे, चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में क्या होगा, एक विद्युत धारा प्रेरित होगी, है ना, एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। कुंडल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बदलने से प्रेरित प्रवाह यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आप कारण यही लिख दोगे कि भाई क्यों यहाँ पर एक विद्युत धारा प्रेरित हुई, तो इसीलिए प्रेरित हुई क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे बदलाव हुआ है। अब देखो जो लास्ट पार्ट है, जो ग पार्ट है, जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो जो सी पार्ट है, मतलब जो ग पार्ट है आखिरी वाला, सिर्फ उसमें चॉइस होगी। तो अब आप इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में। देखो ग पार्ट, उस स्थिति पर विचार करें जब चुंबक कुंडल के अंदर और बाहर आता जाता है। दो आपको यहाँ पर परिवर्तन बताने हैं जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण को बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। तो देखो क्या कर सकते हो, दो परिवर्तन बताने हैं कैसे आप गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण को बढ़ा सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, अधिक संख्या के फेरों वाली कुंडली का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जो विक्षेपण है वो बढ़ा सकते हो। दूसरा, अगर आप अधिक प्रबल चुंबक का इस्तेमाल करोगे तब भी विक्षेपण बढ़ेगा, है ना। तो ये दो पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो और पार्ट, क्या गैल्वेनोमीटर के अवलोकन में कोई अंतर है जब चुंबक स्थिर कुंडली के अंदर और बाहर आता जाता चलता है। अपने जो जवाब है उसका आपको औचित्य भी बताना है ना। यहाँ अपने आएगा, आपने लिखा हुआ है, अपने जवाब का औचित्य साबित करें। तो देखो जब अंदर की तरफ जाएगा चुंबक तो क्या होगा, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए सुई तब इस तरफ चली गई, है ना, इस तरफ विक्षेपण हुआ। तो जब बाहर आएगा, जब ये जो चुंबक है ये जब बाहर आएगा कुंडल से तो क्या होगा, तो उल्टी दिशा में ये विक्षेपण आएगा, है ना। तो यही आप यहाँ लिखोगे कि जब चुंबक कुंडल में गति करता है तो जो गैल्वेनोमीटर है या अगर एमीटर लगा हुआ है वहाँ, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एक क्षणिक विक्षेपण आएगा। और मान लीजिए बाई तरफ दिखा रहा है अगर ये विक्षेपण एक बार, तो जब कुंडली से बाहर चुंबक निकलेगा तो जो गैल्वेनोमीटर है या जो एमीटर है वहाँ पे जो क्षणिक विक्षेपण है वो क्या होगा, वो दाईं ओर होगा, है ना। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन में लिखा है तो आप गैल्वेनोमीटर लिखना, बाकी एमीटर भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब देखो यह चुंबक के रूप में कुंडली के साथ जुड़े चुंबकीय या फिर फ्लक्स को बढ़ाने के कारण है जब चुंबक अंदर और बाहर गति करता है। तो देखो जब चुंबक अंदर और बाहर गति करता है तब फ्लक्स या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, वो बदलती हैं और उसके कारण क्या होता है यहाँ पर, उसी के कारण ये जो क्षणिक विक्षेपण आप देख रहे हो ये होता है, ठीक है। तो यही आप यहाँ पूरे में लिखोगे और ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये किसकी जगह लिख सकते हो, ये लास्ट में जो औचित्य है ना, ये जो कारण दिया है इसकी जगह आप ये लास्ट वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स
सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।